वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उनके लिए हमें रैखिक समीकरण युग्म बना लेना है। ठीक है, मतलब हमें दो समीकरण बना लेने हैं और उन दोनों समीकरणों को हमें किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने तीन बीजगणितीय विधियां पढ़ी हैं। ठीक है, पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो इन तीनों विधियों में से किसी भी विधि से हमें उन दोनों समीकरणों का हल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। हमें नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग क्या है? नियत है। ठीक है, मतलब जो एक भाग है ना वो तो नियत है कि उतना तो हमें देना ही है। ठीक है, और शेष इस पर निर्भर करता है कि वहां के विद्यार्थी ने कितने दिन उस छात्रावास में भोजन किया है। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है कि एक विद्यार्थी ए है, ठीक है, जो 20 दिन उस छात्रावास में भोजन करता है और कितने रुपए अदा करता है या कितने रुपए देता है? 1000 रुपए। ठीक है, तो इस 1000 रुपए में ना नियत व्यय भी शामिल है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य भी शामिल है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, एक छात्रावास है जहां पर स्टूडेंट्स को कुछ फिक्स रुपए तो देने पड़ते हैं, साथ में वो जितने दिन उस छात्रावास में भोजन करते हैं उसके उन्हें अलग से रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जो विद्यार्थी ए है ना वो उस छात्रावास में 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, और 1000 रुपए छात्रावास में देता है। ठीक है, तो वो 1000 रुपए में वो जो नियत या जो फिक्स रुपए है वो भी शामिल है, साथ में उसने जो 20 दिन भोजन किया है वो रुपए भी शामिल है। ठीक है ना, तो देखिए हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? इस क्वेश्चन में नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चंस में जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है या मैं कह दूं जो चीज हमें नहीं पता होती है उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं, उसके बाद दी गई कंडीशन के हिसाब से समीकरण बना करके उन्हें हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, माना नियत व्यय को हम मान लेते हैं x रुपए। ठीक है, नियत व्यय बराबर हम मान लेते हैं क्या? x रुपए। ठीक है, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपए। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूं तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपए। ठीक है, अब हम लगा देंगे क्या? प्रश्नानुसार। अब देखिए समीकरण हम कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, लिखा है जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एक विद्यार्थी है ए, ठीक है, जो कि 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, 20 दिन भोजन करता है और उसे 1000 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि इस 1000 रुपए में ना नियत व्यय भी शामिल है। ठीक है, और प्रतिदिन का भोजन का जो मूल्य है वो भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर प्रतिदिन के भोजन का
मूल्य भी शामिल है। बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। विद्यार्थी ए जिसने 20 दिन उस छात्रावास में भोजन किया, ठीक है, टोटल कितने रुपए दिए? 1000 रुपए, ठीक है। तो इस 1000 रुपए में नियत व्यय भी शामिल है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य भी शामिल है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है इक्वेशन बनाना। नियत व्यय क्या है हमारे पास, जो कि हमने माना हुआ है x, तो लिख दिया x, ठीक है, लगा दिए प्लस। अब देखिए प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमने माना हुआ है y रुपए, ठीक है। और वो विद्यार्थी ए टोटल कितने दिन भोजन करता है? 20 दिन, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, 20 में प्रतिदिन के भोजन का मूल्य मतलब y का क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, टोटल उसने कितने रुपए दिए? 1000 रुपए, तो लिख दिया 1000। और ये क्या बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो देखिए समीकरण बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब सेकंड समीकरण भी हम इसी तरह बना लेते हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन 1180 रुपए में भी नियत व्यय शामिल है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य शामिल है, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं नियत व्यय कितना है, x रुपए, जो कि हमने माना हुआ है, ठीक है। और टोटल कितने दिन वो विद्यार्थी भोजन करता है? 26 दिन, तो लिख दिया 26, ठीक है। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है y रुपए, तो y से गुणा कर देंगे, बराबर टोटल उसने कितने रुपए अदा करे? 1180 रुपए, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण आ चुके हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों समीकरणों को किसी भी बीजगणितीय विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या काम करना होगा विलोपन मेथड के लिए, यहाँ पर x और y में से, ठीक है, किसी भी एक चर के, ठीक है, x और y में से किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करना होगा, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों समीकरणों में ना x के गुणांक तो बराबर ऑलरेडी दे रखे हैं हमें, ठीक है। पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, ठीक है, और दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक कितना है, 1 है। तो हम क्या काम करेंगे, अब डायरेक्ट समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देती हूँ समीकरण 1 ऋण 2 करने पर। विलोपन मेथड से हम लोगों ने इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है। जब गुणांक क्या हो जाते हैं बराबर किसी भी एक चर के, मतलब x और y में से, ठीक है, तो हमें क्या काम करना होता है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से माइनस करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आगे कर देते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं, जो कि क्या है x, ठीक है, प्लस में कितना है 20y बराबर में कितना है 1000, ठीक है। दूसरा समीकरण है x प्लस 26y बराबर कितना है 1180। अब जैसे ही हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर नीचे वाले समीकरण के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, प्लस के x और ये हो गया माइनस के x, दोनों क्या हो गए, कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 26y में से हम 20y को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ऋण के 6y, ठीक है। साइन बड़ी संख्या का आ जाएगा जो कि है माइनस, ठीक है, बराबर यहाँ पर भी प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 1180 में से हम 1000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 180, और बड़ी संख्या का साइन लग जाएगा जो कि क्या है, माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 6y बराबर कितना, 180, ठीक है ना। 6 से 180 भी कट जाएगा तो ये हो गया 6 कम 6, ठीक है, 6 तिया 18 और ये लगा दिया 0, ठीक है। तो y का मान कितना आया हमारे पास, 30, ठीक है। और y क्या माना है हमने, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, ठीक है। तो विद्यार्थी यदि वहां पर एक दिन भोजन करता है, ठीक है, एक दिन के भोजन का मूल्य कितना है, 30 रुपए, ठीक है। यदि वो एक दिन भोजन कर रहा है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 30 रुपए, ठीक है। अब चलिए हम क्या निकाल लेते हैं, नियत व्यय भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नियत व्यय निकालने के लिए हमें क्या काम करना होगा, इस y के मान को ना समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना होगा, जिससे कि हमारा x का मान भी निकल कर आ जाए, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं, x के मान को समीकरण
1 में रखने पर ठीक है, तो चलिए रख देते हैं हम। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर कितना, 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, ठीक है, प्लस ये हो गया 20, y की जगह हम रख देते हैं कितना, 30, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है ना। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये डबल 0 लगा दिया और यहाँ पर कितना हो गया, 1000। ठीक है, तो x का मान हमें चाहिए, तो हमें 600 का क्या करना होगा, पक्षांतर। ठीक है, तो 1000 माइनस कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, तो x का मान यहाँ से कितना आया, 400। ठीक है ना। तो नियत व्यय कितना आया, 400 रुपए। ठीक है, मतलब जो भी विद्यार्थी छात्रावास में रहता है उसे 400 रुपए तो देने ही देने हैं, साथ में ठीक है प्रतिदिन का वो जो भोजन करता है तो एक दिन के हिसाब से उसे 30 रुपए भोजन के भी देने हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम फाइनल आंसर अब लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा नियत व्यय x बराबर कितना आया है, 400 रुपए। ठीक है, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो कि हमने माना हुआ था y, ठीक है, कितना आया है, 30 रुपए। और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए भिन्न क्या होती हैं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, भिन्न की जो संख्याएं होती हैं उसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें अंश और हर मालूम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ना तो हमें भिन्न पता है, अब भिन्न नहीं पता है इसका मतलब ना ही अंश पता है और ना ही हर पता है। ठीक है, तो अंश और हर को हम क्या काम करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मान लेती हूं, माना अंश को हम मान लेते हैं x, ठीक है, तथा हर को हम मान लेते हैं y। ठीक है, और भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, अंश बटे क्या, हर। ठीक है, भिन्न हमें ज्ञात करना है तो भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटे हर। अंश को हमने x माना हुआ है और हर को हमने y माना हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ प्रश्नानुसार लगा देंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम भिन्न लिख लेते हैं। अब भिन्न क्या हो जाएगी, अंश को हमने माना हुआ है x, ठीक है, और हर को हमने माना हुआ है y। ठीक है, तो हमने x बटे y तो लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है ना कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, अंश से 1 घटा देंगे तो ये भिन्न 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जाती का मतलब ये हुआ कि ये 1/3 के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है ना। हमें बोला गया था कि एक भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है किस कंडीशन में, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया था, भिन्न x बटे y और x
से हमने मतलब अंश से 1 को घटा दिया, तो ये भिन्न क्या हो गई 1/3। ठीक है, अब चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर देंगे, तो 3 का गुणा इस पूरे पद से हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा x ऋण 1 से और ये बराबर में आ जाएगा। ठीक है, और y का गुणा हो जाएगा 1 से। ठीक है, y और ये गुणे में 1। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा x से होगा तो 3x हो जाएगा, ऋण 3 × 3 बराबर y का गुणा 1 से करेंगे तो y ही आएगा। ठीक है ना। अब चलिए इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये 3x तो इधर ही रहने देना है, y का पक्षांतर कर देना है, तो ये ऋण के y हो जाएंगे, बराबर में ऋण 3 का पक्षांतर होके क्या हो जाएगा प्लस के 3। तो इस प्रकार हमें फर्स्ट समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में, वह 1/4 हो जाती है, वह मतलब क्या भिन्न। ठीक है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सेकंड समीकरण क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें भिन्न लिख लेना है। ठीक है, x/y। ठीक है, और बोला गया है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो हम हर में मतलब y में क्या जोड़ देंगे 8, तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाती है 1/4 के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो 4 का गुणा x से हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दिया 4 गुणा x बराबर 1 का गुणा y धन 8 से होगा। ठीक है, तो लिख देंगे 1 गुणे में y और ये धन के 8। ठीक है ना, तो 4 का गुणा x से होगा तो हो जाएगा 4x बराबर, ठीक है, 1 का गुणा y धन 8 से हम करेंगे तो y धन 8 ही आने वाला है। ठीक है, अब चलिए इक्वेशन यदि हमें बनाना है तो हमें y का भी क्या करना होगा पक्षांतर, तो ये लिख दिया 4x ऋण के क्या हो जाएंगे y बराबर कितना हो जाएगा, इधर 8 है तो 8 रहने देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास सेकंड समीकरण भी आ चुका है, जो कि आया है 4x - y बराबर के 8। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण आ चुके हैं, तो हम क्या काम करेंगे, इन्हें विलोपन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और विलोपन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें x और y दोनों में से किसी एक के गुणांक को क्या करना होता है बराबर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है -1। ठीक है, और समीकरण 2 में भी y का गुणांक क्या है -1, तो हमें गुणांकों को बराबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी बराबर दिए हुए हैं, तो हम सिंपली क्या काम करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं समीकरण 1 ऋण 2 करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं, जो कि कितना है 3x ऋण y बराबर में कितना 3, और सेकंड समीकरण है हमारे पास 4x, ठीक है, ऋण y और ये बराबर में कितना 8। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से हमें समीकरण 2 को माइनस करना है, तो नीचे वाले समीकरण के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, बट्टे लगा देंगे। अब देखिए ऋण y धन y दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, और 4x में से हम 3x को माइनस करेंगे तो माइनस के x बचेंगे। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस। ठीक है, बराबर लगा देते हैं, यहाँ पर भी प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो ये माइनस के 5 बचेंगे। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि x का मान कितना आया है 5। ठीक है, तो इस प्रकार अंश का मान कितना आया है 5। ठीक है, अब चलिए हम क्या काम करेंगे कि इस x के मान को ना समीकरण 1 या 2 में रखकर y का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं समीकरण 1 में x का मान रख देती हूँ। ठीक है ना, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है 3x - y बराबर में कितना 3। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं, तो ये हो गया 3x की जगह हम रख देंगे 5 माइनस के हो गए y बराबर में कितना 3। ठीक है ना, 5 दिया होता है 15, ऋण के हो जाएंगे y बराबर में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से ऋण y हो जाएगा बराबर 3, और 15 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण के 15 हो जाएगा, तो ऋण y बराबर प्लस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 15 में से हम 3 माइनस करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 12, तो ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आया 12। ठीक है ना, तो इस प्रकार हर का मान कितना आया हमारे पास 12, तो भिन्न क्या हो जाएगी। ठीक है,
लिख देंगे अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, भिन्न है अंश बटे हर, ठीक है। और अंश का मान कितना आया है 5 और हर का मान कितना आया है 12। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर क्या आया 5/12, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, ठीक है। देखते हैं इसमें हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है। अर्जित किए मतलब यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। कब? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, ठीक है। यश को एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त हुए। किस कंडीशन में? जब सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले और अशुद्ध या मैं कह दूं गलत उत्तर देने पर 1 अंक की कटौती की गई, ठीक है। आगे है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, ठीक है। यदि उसे सही उत्तर देने पर 4 अंक दिया जाता और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक उसके काटे जाते तो यश 50 अंक अर्जित करता, ठीक है। इस कंडीशन में यश 50 अंक प्राप्त कर लेता, ठीक है। तो हमें बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे ये चीज बतानी है, ठीक है। यश ने टोटल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए और कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, अगर ये चीज हम पता कर लें तो फिर हम टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे ये बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, ठीक है, हमें क्या निकालना है, कुल प्रश्नों की संख्या। कुल प्रश्नों की संख्या यदि निकालनी है तो हमें क्या पता करना होगा, ठीक है, सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या प्लस अशुद्ध का मतलब यहां पर गलत है, ठीक है, गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। इस क्वेश्चन में हमें कुल प्रश्नों की संख्या बोला गया ना, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कुल प्रश्नों की संख्या हमें निकालनी है। तो हम यदि किसी तरह ये मालूम कर लें कि सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या कितनी है और अशुद्ध उत्तर के प्रश्नों की संख्या कितनी है तो हमारे पास कुल प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि यश ने जो सही उत्तर दिए हैं जितने प्रश्नों के, ठीक है, और जितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं, यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, कुल प्रश्नों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या हमें नहीं पता है और ना ही अशुद्ध या गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या पता है, तो इन दोनों को हम मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि माना सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या को हम मान लेते हैं x, ठीक है, और या तथा अशुद्ध या हम इसको गलत भी लिख सकते हैं, ठीक है, अशुद्ध या गलत का मतलब एक ही होगा, ठीक है, गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या को हम मान लेते हैं y, ठीक है ना। अब हम लगा देंगे क्या, प्रश्नानुसार। तो देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए, ठीक है। कब प्राप्त किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या x माना हुआ है, ठीक है। तो सही उत्तर पर उसे कितने अंक मिले, 3 अंक, तो हम 3 से क्या कर देंगे, x का गुणा कर देंगे। तो चलिए कर दिया, ठीक है। इसके बाद आगे है तथा
अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, तो देखिए अशुद्ध उत्तर के प्रश्नों की संख्या हमने माना हुआ है y। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, अब चूंकि कटौती की गई है ना, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, और कितने अंक की कटौती हुई है, 1 अंक की, तो 1 से हम क्या कर देंगे, जो हमने अशुद्ध उत्तर के प्रश्नों की संख्या माना हुआ है y, इससे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि यश ने एक टेस्ट में टोटल 40 अंक प्राप्त किए, तो बराबर में लिख दिया 40। ठीक है, सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या माना हुआ है x। ठीक है, और सही उत्तर पर उसे कितने अंक मिले, 3 अंक, तो 3 से x का गुणा कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे है कि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, तो देखिए हमने अशुद्ध उत्तर के प्रश्नों की संख्या माना हुआ था y। ठीक है, तो y से हमने 1 का गुणा कर दिया और बीच में क्या लगाया, माइनस, क्योंकि कटौती बोला गया है ना। यदि कोई आपसे बोले कि 50 नंबर का टेस्ट है, ठीक है, उसमें से 20 अंक आपके काट लिए गए हैं। ठीक है, तो 20 अंक काटे गए हैं मतलब माइनस किए गए हैं ना, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया। ठीक है, अब चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, माइनस ऋण 1 से y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण के y, बराबर में कितना आ जाएगा, 40। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन हमें क्या दी गई है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते। अब सही उत्तरों की संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो हम सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या से इसका गुणा कर देंगे, जो कि कितना, x। ठीक है, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। अब अशुद्ध उत्तर के प्रश्नों की संख्या को हमने माना हुआ है y। ठीक है, कटते बोला गया तो बीच में क्या लगा देंगे, माइनस, और कितने अंक कटते, 2 अंक, तो 2 से हम y का गुणा कर देंगे। तो यश ने कितने अंक अर्जित किया या कितने अंक प्राप्त किया, 50, तो बराबर में लिख देंगे क्या, 50। ठीक है, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए इस प्रकार हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों समीकरणों को विलोपन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा, x और y में से किसी भी एक के गुणांकों को बराबर करना होगा। ठीक है, तो देखिए y के गुणांकों को हम बराबर कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सेकंड समीकरण में y का गुणांक क्या है, ऋण 2। ठीक है, और पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है, ऋण के 1। यदि हम समीकरण 1 में 2 का क्या कर दे, गुणा कर दे, तो यहाँ पर दोनों समीकरणों के y के गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करेंगे तो इस पहले पद में भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, क्योंकि पूरे समीकरण में कर रहे हैं ना हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x। हम ऋण y में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस तो मैंने पहले ही लगा दिया, ये हो गया माइनस के 2y। ठीक है, बराबर ये 40 में भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो 40 दूनी कितना होता है, 80। तो देखिए समीकरण 1 में हमने जैसे ही 2 का गुणा किया तो ये समीकरण हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 2 को एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y। ठीक है, और ये बराबर में कितना, 50। अब हमें क्या काम करना होता है, इस पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को माइनस करना होता है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। जैसे ही हम ऊपर वाले समीकरण से नीचे वाले समीकरण को माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, चलिए अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये माइनस के 2y और यहाँ पर प्लस के 2y, दोनों पद क्या हो गए, कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और 6x में से हम 4x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2x। ठीक है, बराबर यहाँ पर भी प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और 80 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो हमारे पास आया क्या, 2x बराबर में कितना, 30। ठीक है ना, तो 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा, कितने बार, 15 बार। ठीक है, तो इस प्रकार x का मान कितना आया, 15। ठीक है, मतलब सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या कितनी आई, 15। ठीक है, इसी प्रकार हम अशुद्ध या गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या y निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे ये चीज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस x के मान को हमें रखना होगा या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में। तो मैं समीकरण 1 में रख देती हूँ। ठीक है, तो लिख देते हैं x के मान को समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक है। तो जैसे ही हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम समीकरण को लिख लेते हैं, जो कि है 3x माइनस के y बराबर में कितना 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x की जगह रख देंगे हम 15, ठीक है, माइनस के y बराबर कितना है 40, ठीक है। तो 15 दिया होता है 45, ठीक है ना, ऋण के y बराबर कितना 40, ठीक है। ऋण y इधर ही रहेंगे और ये हो जाएगा 40 और 45 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 45, ठीक है। अब चलिए ये हो गया ऋण के y बराबर प्लस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, 45 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा ऋण के 5, ठीक है ना। तो ऋण से ऋण क्या हो गया कैंसिल। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर y का मान कितना आया 5, ठीक है ना। तो देखिए अशुद्ध उत्तर या मैं कह दूं गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या जो कि हमने माना हुआ था y, इसका मान कितना आया है 5, ठीक है। अब देखिए x और y के मान तो आ चुके हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है, टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों को जोड़कर टेस्ट में कुल कितने प्रश्न हैं ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देती हूँ टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x धन y हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान आया है कितना 15 और y का मान कितना है 5, ठीक है। तो बराबर में कितना आया 20, ठीक है ना। तो इस प्रकार टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई है 20, जो कि क्या है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पार्ट 1 और पार्ट 2 की ही तरह बहुत ही ज्यादा आसान था, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।